नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। अपने राज्य में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन में बहुत सहायक है। अंडे और मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई वाला रोजगार का साधन बनता जा रहा है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो आय को अतिरिक्त साधन बना सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी अधिक कमाया जा सकता है। बैकयार्ड मुर्गी पालन में मुर्गियों को आंगन या घर के पिछवाड़े में पड़ी खाली जगह में आसानी से पाला जा सकता है। इसमें आप देशी मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, गरीब किसानों, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आप किस प्रकार से करें बैकयार्ड मुर्गी पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर डॉक्टर महेश दत्त। किसान भाइयों राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक किसान, छोटा किसान या मध्यम किसान या एक भूमिहीन किसान किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। एक है घर के पीछे यानी घर के पिछवाड़े में छोटा सा एक मुर्गी पालन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और ख़ासकर एकीकृत जो हमारा आज की किसान की पद्धति है, कृषि पद्धति है, उसमें अगर आपको प्रतिदिन पैसा चाहिए तो पिछवाड़े, घर के पिछवाड़े वाली जो मुर्गी पालन है, किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि ये उस मुर्गी पालन से बिल्कुल अलग है जिसमें आपने देखा होगा सफ़ेद मुर्गियां 50,000 या 1 लाख मुर्गियों के आपने फार्म देखे होंगे। ये मुर्गियां उनसे बिल्कुल अलग हैं। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चलन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। घर के पीछे यानी घर के पिछवाड़े में छोटा सा एक मुर्गी पालन, आपको घर के पिछवाड़े वाली मुर्गियाँ, जैसे इसमें कड़कनाथ रख सकते हैं, निर्भीक रख सकते हैं, क्रोइलर एक नस्ल है वो रख सकते हैं। आप इस तरह से इन नस्लों को आप जो है बढ़ावा दे सकते हैं। उदयपुर से एक नस्ल निकली है जो आप उसको भी रख सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी नस्ल है। देसी जो नस्लें हैं, खासकर जो जिनकी हम बात कर रहे हैं बैकयार्ड नस्लें, ये सभी नस्लें इसके लिए बहुत ही सूटेबल हैं। आप देखेंगे इनको अंडे के साथ साथ मीट के लिए यानी मांस के लिए भी बहुत मशहूर है और इनसे आपको वर्ष भर बहुत अच्छी आमदनी मिल सकती है। बैकयार्ड मुर्गियों के आवास की बात करें तो मुर्गियों को दिन के समय खुली जगह के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि रात में उन्हें बांस, लकड़ी या मिट्टी से बने आश्रय में रखा जाता है। इसके लिए आप घर के आसपास खाली पड़ी जगह पर इनका छोटा सा घर बना सकते हैं, ताकि मुर्गियों को विपरीत मौसम और हानि पहुँचाने वाले पशुओं से बचाया जा सके। इनके आवास को जमीन से थोड़ा उठाकर बनाना चाहिए और इनके आवास में स्वच्छ हवा के आवागमन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आवास को इस तरह से बनाएं ताकि वो सूर्य की सीधी धूप से बच सके। इनके आवास में गेहूं या धान की पुआल या बुरादा की बिछावन फर्श में बिछा दें। इन मुर्गियों की खास बात यह है कि इनका शरीर भार उन मुर्गियों की तुलना में करीब 3 गुना होता है। साथ ही इनके खान पान की जो व्यवस्था है उनकी तुलना में बहुत ही आसान है तथा बहुत कम खर्चीली है। अगर उसकी हम बात करें तो अगर सफ़ेद मुर्गी पर मान लीजिए 2 रुपये का खर्चा आएगा तो इन मुर्गियों पर ये मात्र 1-1.25 रुपया या 1.5 रुपया खर्चा ही आएगा। जिसका बड़ा कारण है कि इन मुर्गियों का बहुत सा खान पान जो है वो अवशेष, फसलों के अवशेष या मान लीजिए अनाज के अवशेष, सब्जियों के अवशेष, फलों के अवशेष, घर में जितना भी आपके रसोई का जो जूठन है, रसोई का जो बचा हुआ खाने का पदार्थ है, वो सब इनके काम आ सकता है। करीब 25 से 30% जो भोजन में जो खर्चा है वो आपका कम हो जाएगा। वैसे तो देशी मुर्गियों में कई रोगों के प्रति सहनशीलता होती है, लेकिन रानीखेत और कॉक्सीडियोसिस जैसे रोगों से बचाव के लिए मुर्गियों का टीकाकरण अवश्य कराएं। साथ में समय समय पर मुर्गियों को कृमिनाशक दवा अवश्य दें। जहाँ तक हम पैसे की बात करें तो 5 महीने 5.5 महीने पे ये अंडा देना शुरू करती है और 5.5 महीने से लेकर पूरे साल आपके घर पर अंडे उपलब्ध रहेंगे।
इन अंडों की कीमत, जो ये बैकयार्ड पोल्ट्री की हम बात कर रहे हैं, घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, इनके अंडे आम अंडों की तुलना में, सफ़ेद अंडों की तुलना में ज़्यादा महंगे बिकते हैं। जैसे मान लीजिए सफ़ेद अंडा 6 रुपये का है, तो ये अंडा कम से कम 10 रुपये का अंडा आपको मिलेगा, और सर्दियों में यही आपको 25 से 30 रुपये तक भी प्रति अंडा मिल सकता है। आप कहेंगे कि सर इतने अंडे का भाव हमें कैसे मिलेगा? ये बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो देसी मुर्गियों के अंडों के नाम से मशहूर हैं, और आप देखेंगे कि इनके जो कंज्यूमर हैं, यानी इनको जो खाने वाले जो लोग हैं, वो इसके लिए सर्दी में 30 रुपये तक भी पे करने को तैयार होते हैं, जिसका बड़ा कारण है कि इनका जो स्वाद है, जो फ्लेवर है, वो सफ़ेद अंडों की तुलना में थोड़ा अलग है। साथ ही कई लोग जो सफ़ेद अंडों को पसंद नहीं करते, वो इन ब्राउन अंडों को लेना पसंद करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको आमदनी बढ़ाने के लिए जहां हमने गाय पालन, भैंस पालन या बकरी पालन की सलाह दी थी, खासकर एकीकृत कृषि जब आप अपनाएंगे, उसमें 50 मुर्गी या 100 मुर्गी का एक छोटा दड़बा आप घर के पिछवाड़े ज़रूर बना सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि वर्ष भर आपके घर पर या आपके घर के पिछवाड़े आपको अंडे उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप 12 महीने आप जो है आमदनी बढ़ेगी। साथ ही कम खर्चे पर इन मुर्गियों का रखरखाव संभव हो पाएगा। इनके खाने की जो खर्चा है, इनका रखरखाव का खर्चा है, इन पर जो नंबर ऑफ वैक्सीन है, जो टीके हैं, वो सफ़ेद मुर्गियों की तुलना में बहुत ही कम है। जहाँ सफ़ेद मुर्गी में 10 से 12 टीके लगते हैं, वहाँ इन मुर्गियों में मात्र 3 से 4 टीकों में ही काम हो जाएगा। और इन मुर्गियों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सफ़ेद मुर्गियों की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिसका बड़ा कारण है कि 3-4 नस्लों को मिलाकर इनकी उत्पत्ति की जाती है। प्रदेश के अधिकांश किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को भी अपनाए हुए हैं और इन पशुओं के आहार के लिए हरे चारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे किसान भाई साल भर कई तरह की चारे वाली फसलों की खेती करते हैं और इस समय किसान बरसीम की खेती कर सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक हरा चारा है, तो इसकी खेती किस तरह से करें, आइए विस्तार से जानते हैं आज के इस विशेष अंश में। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% की होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिस कारण पशुओं को अलग से खरीद खाना देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जैसा कि सूखे चारे की कीमत भी काफी अधिक है, और ऐसे में हरा चारा उगाकर इस खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बना सकते हैं, जो चारे की कमी होने के समय पशुओं को खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, इसकी बुआई के लिए सबसे सही सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक का समय है। बरसीम के अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का चुनाव किया जाता है, जिसकी मिट्टी भारी दोमट और अधिक जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। बरसीम क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 8 से कम होना चाहिए। ध्यान रहे, अम्लीय भूमि बरसीम के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए खेत में 1 से 2 हैरो चलाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर खेत समतल कर लें। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय डीएपी की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उन्नत किस्में सानी किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान मेस्कावी, बुंदेलखंड बरसीम, JLB 148, BL10 किस्मों का चयन करें, जिनकी प्रति हेक्टेयर हरे चारे की औसत उपज 800 से 1000 क्विंटल की है। जहां तक बीज दर की बात है, तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें, और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज को समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम
से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इसके बाद 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके इसमें राइजोबियम कल्चर के 2 पैकेट को मिलाएं। फिर इस मिश्रण को 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़ककर अच्छी तरह से मिलाएं और इसके बाद शोधित बीज को छायादार स्थान पर सुखाकर बुआई कर दें। बुआई हमेशा क्यारी बनाकर करें जिसमें बीज को छिटक दें और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयाँ 30 से 35 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते रहें। किसान भाइयों ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। इस प्रकार आप इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। और इस बरसीम के चारे को आप सीधे ना खिलाएं बल्कि मशीन से कुट्टी करके खिलाएं और इससे पशु इसको आसानी से खा लेता है, साथ ही चारे की भी बचत हो जाती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मोठ और चावला की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। मूंग की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्वता अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। आने वाले और वर्तमान मौसम की परिस्थितियां समय पर बोई गई बाजरा की फसल में अर्गट रोग के लिए अनुकूल है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि प्रभावी नियंत्रण के लिए सिटे निकलने की अवस्था पर 2.5 किलोग्राम जिनेर या 2 किलोग्राम मैंकोजेब प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर 3 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमिथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बगीचों में रस चूसने वाले कीटों का प्रबंधन करने के लिए डाइमिथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग के फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमिथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरा में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में बुरर और रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम सेवना, जिला जालौर के कृषक प्रभाकर ने। आप फूलगोभी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्रभाकर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में कीट व रोग प्रबंधन के बारे में। इसमें बहुत सारी ऐसे कीट और व्याधि का आक्रमण आतंक होता है जिससे कि गोभी वर्गीय सब्जियों में बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। जिनमें कुछ प्रमुख कीट हैं, जैसे कि आपका एक हीरक पृष्ठ शलभ आता है, डायमंड बैक मॉथ जिसको हम बोलते हैं। वो कीट क्या करता है, पत्तियों के ऊपरी सतह पे अंडे देते हैं, जो कि अंडा हल्के पीले रंग लिए होते हैं। इस कीट की सुंडियां अंडे से बाहर निकलते ही पत्तियों की ऊपरी सतह को कुरेच कर खाना शुरू करती है, जिससे फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। इस कीट की सुंडियां जैसे ही अपनी अगली अवस्था में जाती है तो जो इसकी जो बड़ी वाली अवस्था होती है, जिसको एडल्ट हम लोग बोलते हैं, उसको पहचानने का तरीका है कि हम लोग उसको अगर ऊपरी सतह के जो पंख वाली पोर्शन को हम लोग देखेंगे तो उस पर एक हीरे के आकार का एक चित्र बना रहता है, जिससे इसका नाम दिया गया है डायमंड बैक मॉथ या फिर हीरक पृष्ठ शलभ बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस कीट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2:1 के रेशियो में मस्टर्ड और कॉलीफ्लावर का प्लांटिंग करते हैं, और जो कीट हमारा जाना चाहिए गोभी के ऊपर में वो सरसों के ऊपर में चला आता है, जिससे हमारा मेन क्रॉप बच जाता है। हीरक पृष्ठ शलभ के लिए बहुत सारे फेरोमोन ट्रैप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 15 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा मेन फसल पर होने लगता है तब उस समय हम लोग कार्टप हाइड्रोक्लोराइड नामक एक दवा का इस्तेमाल करते हैं। माहू कीट ये छोटे आकार के हरे पीले पंखदार व पंख विहीन कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उपज का बाजार मूल्य कम हो जाता है। माहू अपने शरीर से मधु रस उत्सर्जित करते हैं, जिस पर काली फफूंदी विकसित हो जाती है, जिससे पौधों पर जगह जगह काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस कीट से लगभग 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है। माहू के नियंत्रण के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। अगर रासायनिक विधि के अलावा हम लोग बात करते हैं तो एक पीला प्रपंच होता है, जिसमें कि एक पीले रंग का एक कार्ड होता है, उसके ऊपर में गम चिपका होता है। अगर उस ट्रैप को हम लोग फील्ड में लगाते हैं, अपने खेतों में लगाते हैं, तो माहू उस पे जाकर के चिपक जाता है, जिससे हम माहू को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा, चूंकि ये पत्तियों के रस को चूस करके खाता है, इसलिए हम लोग कोई भी सकिंग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा इमिडाक्लोप्रिड है 1 ml प्रति 3 लीटर पानी मिला करके हम इस चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा एक कीट आता है इसमें, जिसको कि कैबेज बोरर बोलते हैं। ये क्या करता है कि गोभी या फूलगोभी जैसी सब्जियां हैं, इसके ऊपरी सिरे वाली भाग है, उसमें छेद करके उस फसल को नुकसान करते हैं। साथ ही साथ पत्तियों के ऊपरी सतह को खाते रहते हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहता है इस फसल को। इस कीट को पहचानने का तरीका इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि जिसके नवजात शिशु हैं, उसका जो सिर होता है, आगे का जो मुख वाली पोर्शन होती है वो काली होती है, और बाकी पीछे का सारा भाग वो हरा दिखता है। तंबाकू की सूड़ी के वयस्क मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में अंडे देते हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु हम लोग क्विनलफॉस नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विनलफॉस नामक दवा का हम लोग 1.25% प्रति 2 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं इस कीट का नियंत्रण करने के लिए। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।